गुड मॉर्निंग। आज अपन पर्यावरण भूगोल का अगला यूट्यूब लेक्चर इकोलॉजी पिरामिड्स पारिस्थितिकी पिरामिड्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी की कार्यप्रणाली में अपन ने फूड चेन और फूड वेव के बाद में ये इकोलॉजी पिरामिड्स आता है जिसका अध्ययन किया जाएगा। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों प्रोड्यूसर व विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं कंज्यूमर को संख्या जैवभार बायोमास तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कर आलेखित निरूपण किया जाए तो वे पिरामिड की आकृति बनती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं या फूड चेन होती हैं जिनके प्रारंभिक सिरे पर उत्पादक तथा अंतिम सिरे पर उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों की संख्या जैवभार व ऊर्जा की मात्रा में आनुपातिक संबंध मिलता है। आहार श्रृंखला के क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में जीवों की संख्या सकल जैवभार व ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्तों में इस प्रकार खास होता है कि आहार श्रृंखला का आकार पिरामिड जैसा बनता है या बन जाता है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को समझने के उद्देश्य से इन पिरामिडों का आलेखित निरूपण किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जीव संख्या पिरामिड। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों की मात्रा संख्या को देखकर ध्यान में रखते हुए उत्पादक तथा प्रथम द्वितीय व उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रम में व्यवस्थित करने पर जीवों की संख्या का पिरामिड बनता है। इनमें जीवों के आकार को ध्यान में नहीं रखा जाता है, अर्थात चींटी व हाथी इनकी संख्या एक ही मानी जाएगी। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जीवों की संख्या के संबंध में एल्टन ने स्पष्ट किया कि खाद्य श्रृंखला के आधार या बेस लेवल या प्रथम पोषण स्तर पर जीव अपेक्षाकृत अधिक संख्या में होते हैं तथा सर्वोच्च पोषण स्तर पर बहुत कम मिलते हैं। सामान्यतः प्रथम पोषण स्तर पर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पादप सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं और पिरामिड के आधार बेस के रूप में ये मिलते हैं। द्वितीय पोषण स्तर में शाकाहारी प्राणियों अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों की अपेक्षा कम होती है। इस आकार पर पौधों से बड़ा होता है और तृतीय पोषण स्तर में मांसाहारी जंतु या कार्निवोरस या द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं जिनका आकार तो बड़ा होता है किंतु संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से कम होती है। इस प्रकार उच्च पोषण स्तरों में उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर करती जाती है, अर्थात बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में कमी होती जाती है। इसका आलेखी निरूपण किया जाए तो सीधा अपराइट तथा उल्टा कंप्लीटली इन्वर्टेड दोनों प्रकार के पिरामिड्स बनते हैं, जिसका आधार बेस अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष इसका हेड अत्यंत नुकीला होता है। जैसे घास स्थलीय ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, फसल स्थलीय क्रॉप लैंड पारिस्थितिक तंत्रों के पिरामिड सीधे अपराइट बनेंगे, जबकि एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा, क्योंकि पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक समूह पेड़ की संख्या 1 है। इनको उल्टे पिरामिड में आधार पर दिखलाया जाएगा, जबकि इनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। इन्हें ऊपर चौड़े भाग की ओर दिखाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जीवों की संख्या के पिरामिड सदैव सीधे या अपराइट ही बने। जो वन या पेड़ पारिस्थितिकी तंत्र में भिन्न स्थिति पाई जाती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। इसमें उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यदि बड़े वृक्ष पर निर्भर शाकभक्षी प्राणियों के बारे में शरीर का द्वितीय पोषण स्तर पर परजीवियों की बड़ी संख्या निर्भर करती है। इन परजीवियों पर उपजीवियों की सर्वाधिक संख्या निर्भर करती है, जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसीटीज आदि। अतः यह पिरामिड उल्टा बनता है। वास्तव में जीव संख्या पिरामिड अधिक कार्यात्मक न होने के कारण खाद्य श्रृंखला का प्रकार अधिक ढंग से
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इनसे खाद्य श्रृंखला के भिन्न भिन्न पोषण स्तरों पर भंडारित जीव भार का पता नहीं चलता है। इसमें प्राय समान पर्यावरण के ही विभिन्न समुदाय व खाद्य श्रृंखला में विभिन्नता देखी जा सकती है। नेक्स्ट, दूसरा प्रमुख पिरामिड्स, जीव भार का पिरामिड्स ऑफ बायोमास। एक परिस्थिति तंत्र प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों के भार को जीव भार या बायोमास कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या के स्थान पर जीवों के सकल भार को सम्मिलित करने से बनने वाले पारिस्थितिकी पिरामिड जीव भार पिरामिड कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी परिस्थिति तंत्र की खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के विभिन्न पोषण स्तरों पर भंडारित जीवों के सकल भार के प्रदर्शन से लिया जाता है। यह तुलनात्मक रूप से अधिक मौलिक होते हैं क्योंकि इनमें सकल फसलों के मात्रात्मक संबंधों को दर्शाया जाता है। घास स्थल या ग्रासलैंड व वन पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों का सकल जीव भार कम होता जाता है। अतः स्वाभाविक है कि पिरामिड का रूप बनता है, अर्थात आधार इसका बेस चौड़ा व ऊपरी भाग संकीर्ण होता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सूक्ष्म जीवों, पादप प्लवक, जंतु प्लवक एवं डाइटम के रूप में होते हैं, जिनका जीव भार या बायोमास कम होता है। इसके ऊपरी पोषण स्तरों अर्थात शाकभक्षी व मांसभक्षी उपभोक्ताओं के जीव भार की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे उल्टा पिरामिड का निर्माण होता है। यद्यपि जीव भार पिरामिड द्वारा प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित समस्त जीवों के सकल भार का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु पारिस्थितिक तंत्र में किसी निश्चित समय में उत्पादित पदार्थों की सकल मात्रा उत्पादन की दर का बोध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। परिस्थिति पिरामिड के तीनों प्रकारों में से ऊर्जा के पिरामिड एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य प्रकृति का सर्वोत्तम चित्रण करते हैं। जीव संख्या तथा जीव भार पिरामिड जीवों की उपस्थिति की तत्कालीन स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि ऊर्जा पिरामिड आर ऊर्जा के गमन दर को खाद्य श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक पुरानी कहावत है, एक माली दो बाघों को आश्रय नहीं दे सकती है का प्रयोग करते हुए चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तदनुसार ऊर्जा शिखर पर जो कि मांसाहारी का स्तर होता है, इतनी ऊर्जा नहीं होती है अधिक जीवन निर्वाह कर सके। इसी कारण किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति क्षेत्रफल इकाई या प्रति वर्ग मीटर में प्रति समय इकाई संभवतः एक वर्ष पर उपस्थित जीवों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा किलो कैलोरी को प्रदर्शित करते हैं। परिस्थिति तंत्र में उत्पादक जीव सौर ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों से उपभोक्ताओं के ऊपरी पोषण स्तरों की ओर ग्रहण की गई ऊर्जा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे या अपराइट बनते हैं। लिंडमैन ने 1942 में व सीडर बार्कले तथा 1957 में ओडम ने सिल्वर प्रिंकन्स विभिन्न पोषक स्तरों के ऊर्जा संबंधी आंकड़े एकत्रित किए तथा पिरामिड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सिद्धांत की पुष्टि की। ऊर्जा पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों या क्षेत्रों की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन इस आरेख के द्वारा समझा जा सकता है। इस आरेख में बेस पर ग्रीन प्लांट है, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर के बाद में सेकंड में प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे अपन बेस से हेड की तरफ चलेंगे या आधार से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊर्जा का ह्रास तेज गति से होगा। जैसे ग्रीन प्लांट में 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100 कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। इसी प्रकार सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 कैलोरी ऊर्जा का कंजम्पशन प्राप्त होगा। उसी के बाद लार्ज जो कार्निवोरस है, मांसाहारी है, वो 1 कैलोरी ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन ने दिया था। हर पोषक उस तरह से अपन अगर लगातार उस ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10% ऊर्जा का लॉस होता जाएगा।
जिसे लिंडमैन का 10% ऊर्जा के नियम के नाम से भी जाना जाता है। 1000 कैलोरी के बाद 100 कैलोरी, फिर 10 कैलोरी, फिर 1 कैलोरी, इस प्रकार से उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण तेज गति से होता जाता है। थैंक्स फॉर